नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार, एक लाइफ कोच और कैरियर काउंसलर हूं। दोस्तों आज हम बच्चों से जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका व्यापकता बढ़ती जा रही है, जिसमें मानसिक विकृति होती है और ये मानसिक विकृति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। दोस्तों जिस मानसिक विकृति की बात मैं करता हूं उसको पहले मेंटली रिटार्डेशन कहा जाता था, अब इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। और ऐसे मानसिक मंदित बच्चे जो सामान्य बच्चों की तुलना में जिनकी बुद्धि का जो लेवल है वो कम होता है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये विकृति जन्म के समय से बच्चों में पाई जाती है और जब तक बच्चा जीवित रहता है तब तक उनमें रहती है। तो ये क्या है? ये दोस्तों दो या दो से अधिक रूपांतरित जो व्यवहार होते हैं या एडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण रूप से जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है उसमें कोई कमी या विकार रह जाता है, तो उस विकार की वजह से ये प्रॉब्लम होती है या वो विकृति आ जाती है। इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। इसमें ये विकृति चूंकि जन्म से होती है, तो जन्म से होने के कारण ऐसे बच्चों का डेवलपमेंट भी बहुत धीमा होता है या इनकी आईक्यू जो है वो सामान्य बच्चों की तुलना में काफी कम पाई जाती है। अब ऐसे बच्चों में और क्या सिम्टम्स होते हैं जिनके आधार पर हम इनकी पहचान करें? तो दोस्तों ऐसे बच्चों की शारीरिक न्यूनता पाई जाती है, बोलने की जो क्षमता है वो बहुत स्लो डेवलप्ड होती है, जो सुनने की क्षमता है वो भी स्लो होती है, जो इनमें ध्यान की कमी पाई जाती है, इनमें जो है और दूसरी जो सामान्य बच्चों जैसी एक्टिविटीज है वो सारी धीमी स्थिति में होती हैं। और जब ये शिक्षा के लेवल पर आते हैं, पढ़ने की स्थिति में आते हैं, तो शैक्षिक रूप से भी इनमें बहुत अधिक पिछड़ापन की स्थिति हो जाती है। तो हमें ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ऐसे बच्चों की पहचान करना चाहें तो कैसे करें? ऐसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो हमें कुछ न कुछ ध्वनि इनके सामने आवाज करके देखना चाहिए कि ऐसे बच्चे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो इनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी नहीं है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो इनमें डिसेबिलिटी है। तो इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं उसी वक्त जब वो ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो हम डॉक्टर्स को दिखाकर ये पता कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम बच्चे में हुई है। तो इस पर हम आज पूरा और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो आईडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, अगर इनकी आईक्यू की अगर हम बात करें तो सामान्य बच्चों की तुलना में इनकी आईक्यू का लेवल जो है 70 पाया जाता है। और ये बच्चे समाज की दृष्टि से की मान्यताओं के अनुरूप अगर इन बच्चों की हम कल्पना करें तो ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से बहुत पीछे या पिछड़े हुए होते हैं। तो ऐसे बच्चों को इनकी आईक्यू लेवल के आधार पर अगर हम क्लासिफाइड करें तो इनकी जो है 4 कैटेगरीज है, जिसे माइल्ड में, मॉडरेट में, सीवियर में, और जो 4th कंडीशन है या कैटेगरी है वो है प्रोफाउंड में डिवाइड किया गया है। जहां तक हम माइल्ड कंडीशन की बात करें तो उसमें 50 to 70 जिनकी आईक्यू लेवल होता है उन बच्चों को शामिल किया गया है। और जो मॉडरेट होते हैं उनमें 35 to 50 वाले बच्चे होते हैं, जो सीवियर होते हैं उनमें 20 to 35 वाले होते हैं, और जो प्रोफाउंड होते हैं उनमें बिलो 20 होते हैं। जो बिलो 20 वाले बच्चे होते हैं यानी कि जो प्रोफाउंड होते हैं, ये पूर्ण रूप से पेरेंट्स पर या जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या गार्जियन होते हैं या जो भी होते हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं। इनका हर एक कार्य सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक का कार्य वो डिपेंडेंट कंडीशन में होते हैं, होने की वजह से उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं वही करवाते हैं। तो ये स्थिति है। अगर हम इनके कॉजेस की बात करें तो 2 कॉजेज इनके पाए गए हैं, एक बायोलॉजिकल कॉजेज, दूसरा है इनका एनवायरमेंटल कॉजेज। जहां तक बायोलॉजिकल कॉजेज की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल कॉजेज में इनमें पाया जा सकता है जो जीन संयोजन जब होता है तो उस जीन संयोजन में त्रुटिपूर्ण संयोजन होता है या उनमें कोई कमी रह जाती है। डाउन सिंड्रोम इनमें पाया जाता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इनमें पाया जा सकता है, और हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम की वजह से ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। ये सब जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। जहां तक एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इनको भी 4 कंडीशन में डिवाइड किया गया है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पहला जो सब फैक्टर है वो है
जन्म से पहले की यानी कि गर्भ धारण करने से पहले की स्थिति वाले कारक, फिर गर्भ धारण की अवस्था जो होती है उसके वाले कारक, फिर जन्म जब बच्चा लेता है वो उसके दौरान वाले फैक्टर्स, और उसके जन्म लेने के तुरंत बाद जो फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स। तो हम बात कर रहे हैं कि गर्भ धारण से पूर्व के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ माँ की आयु जो है बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती है। अगर माँ की एज 20 से कम है तो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, और अगर 35 से ज़्यादा है तो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये एज का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है, माँ अगर कुपोषित रहती है किसी वजह से गर्भ धारण करने से पहले उनमें कोई ना कोई कुपोषण पाया जाता है, तो भी बच्चा जब गर्भ धारण करता है तो उसमें भी कुपोषण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वो उनमें जो है डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। अगर माँ मादक द्रव्यों का प्रयोग करती है या यूज करती है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो तंबाकू हो या और कुछ इस तरह के मादक पदार्थ हों, तो भी उन सब का असर ब्रेन पर पड़ता है और बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। अगर रक्त संबंधों में शादी की जाती है तो भी जीन, जो दोषपूर्ण जीन है वो ट्रांसफर होते हैं और उसकी वजह से बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये जो कारण है ये गर्भ से पूर्व की, गर्भ धारण करने से पूर्व के सब फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं गर्भ धारण के समय के जो फैक्टर्स होते हैं, सब फैक्टर्स, वो क्या क्या हैं। दोस्तों ये जो अवधि है ये 9 माह की अवधि है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें मेन तो होता है कि इन्फेक्शन ना हो। माँ जब गर्भ धारण कर चुकी होती है तब उसको ना तो कोई टीबी हो, ना कोई सिफिलिस हो, ना हर्पिस हो, ना इन्फ्लुएंजा हो। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर गर्भावस्था में माँ को कोई बीमारी हो, यानी कि उसको मिर्गी के दौरे आए, या कोई और शारीरिक बीमारी हो, या उनमें कोई जो है हाई ब्लड प्रेशर की हो, या फिर उनमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जिसमें जैसे हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो, तो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। माँ की मानसिक स्थिति कैसी है, अगर माँ को मानसिक विकृतियां हैं, यानी कि डिप्रेशन में है या और कोई मानसिक विकृति है, तो उसका भी असर बच्चे की दिमाग पर पड़ सकता है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। गर्भवती महिला जब होती है, यानी कि बच्चा जब पेट में होता है, अगर माँ उस दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, चाहे वो गाड़ी पर बैठी हुई हो, या वो सीढ़ियाँ उतरती हो, या वो बाथरूम में स्लिप हो रही हो, तो बच्चे को चोट लग सकती है और उस वजह से बच्चा मेंटली जो है डिस्टर्ब्ड हो सकता है, या उसमें कई सारे नुकसान हो सकते हैं, इंटरनली इंजरी हो सकती है और बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि माताएं अनावश्यक दवाइयां यूज करती हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के लेती हैं, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लेती हैं, तो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। और इसके अलावा एक कारण ये भी है कि जब गर्भाधान की जो पीरियड होता है, जो 9 महीने का टाइम होता है, उस दौरान एक्सरे करवाते हैं, तो उन विकिरण जो रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है, उसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। और जो गर्भपात का अगर कोई प्रयास करता है तो इस प्रयास के दौरान भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे में आ सकती है। थर्ड फैक्टर जो है वो है जन्म के समय का। जन्म के समय जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है लंबी प्रसव पीड़ा। लंबी प्रसव पीड़ा में अगर 24 घंटे से ज़्यादा माँ लंबी प्रसव पीड़ा झेल रही है और उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में माँ को जो है जब माँ से जो बच्चा जन्म लेता है उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर इसके अलावा हम बात करें कि उसमें और क्या है, तो उसमें इमेच्योर जो गर्भ होता है या अपरिपक्व गर्भ होता है, तब भी उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। प्रसव के दौरान अगर बच्चा जब उसका प्रेग्नेंट होती है माताएं और बच्चा जन्म ले रहा होता है, उस दौरान अगर बच्चे को चोट लग जाती है या शिशु को चोट लग जाती है, तो भी उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है और उसके कई सारे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ऑक्सीजन का लेवल सही नहीं होता, उचित नहीं होता, कम ज्यादा हो जाता है, तब भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। नाल अगर बच्चे के चारों तरफ लिपट जाती है या क्लिनिकली सही नहीं लिपटी होती है, तो भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। और प्रसव के दौरान भी बहुत सी असावधानियां होती हैं, यानी कि बहुत सारे साधन जो यूज करते हैं प्रसव के लिए, अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो भी हो सकती है, या और सारे वो जिस माहौल में बच्चा जन्म लेता है वहां पर कोई इन्फेक्शन होता है तो भी इन सब का असर पड़ सकता है। तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक प्रसव के बाद की स्थिति है,
तो उसमें ये देखा जाता है कि जनरली बच्चों को पीलिया हो जाता है। तो पीलिया कई बार क्या है, कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, और इस पीलिया की वजह से भी बच्चे में जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मानसिक रूप से मंदित बच्चे पैदा हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि बच्चे को मस्तिष्क ज्वर हो गया है तो भी उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसके इम्बैलेंस होने से भी हो सकता है। ऐसे ही थायरॉक्सिन हार्मोन के इम्बैलेंस होने से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो है डिसेबिलिटी हो सकती है। अब इसका उपचार क्या किया जाए, ये तो इसके कॉजेज हो गए। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जनरली बच्चे होने के बाद बहुत टाइम तक पता नहीं चलता है पेरेंट्स को, और जब पता चलता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाबाओं के पास जाते हैं, कुछ इधर उधर के ऊपर मतलब आडंबरवादी टाइप के उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं जो सही नहीं है। वैसे तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, लोगों को जानकारी बढ़ती जा रही है, लोग जान रहे हैं, इलाज भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे के पेरेंट्स को ये पता चलता है कि बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ध्यान नहीं दे रहा, सुन नहीं रहा, आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या अटेंशन उसमें नहीं आ रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो तुरंत ऐसे बच्चों को साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को इमीडिएट दिखाया जाए और उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में जाना जाए और उससे जो वो डायरेक्शन दे उस डायरेक्शन को फॉलो किया जाए। इसके अलावा ऐसे बच्चों को मनोवैज्ञानिकों को या साइकेट्रिस्ट जो है उनको दिखाया जाए। तो साइकेट्रिस्ट के डायरेक्शन में भी जो है वो जो परामर्श देता है वो उनको फॉलो किया जाए। ऐसे बच्चों का साइकोलॉजिस्ट के द्वारा आईक्यू लेवल का अंदाजा लगाया जाए कि किस लेवल में, किस कंडीशन को या किस कैटेगरी को ये बिलोंग ये जो है बच्चे हैं उसके अनुरूप वो उनको उनका ट्रीटमेंट किया जाए। इसके अलावा जब ये एजुकेशनली ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि स्पेशल स्कूल होते हैं, वहाँ पर इनको एडमिशन दिलाया जाए जहाँ पर इन बच्चों को बोलना, चलना, उठना, नॉर्मल जो बिहेवियर, रूटीन बिहेवियर हैं वो सिखाए जाते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट के उपाय करने चाहिए ऐसे बच्चों के साथ, ताकि ऐसे बच्चे मुख्य धारा में, जीवन की मुख्य धारा में आ सकें। ऐसे बच्चों के साथ माँ बाप को क्या करना चाहिए वो मैं आपको और बताना चाहूँगा। ऐसे बच्चों के जो माँ बाप होते हैं उन्हें स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की खूबियों को पहचानें और उनको प्रोत्साहित करें। ऐसे बच्चों को ना डांटें, ना धमकाएं, ना मारें, ना कोई डांट लगाएं या ना कोई मारने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर सकते हैं, तो या उनको वो अकेलापन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फंक्शनिंग तो उनकी होती ही है। तो ये इनका स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे को क्या अच्छा लगता है उसका ध्यान, उसको जानने का प्रयास करें, वैसे एक्टिविटीज करें। बच्चा क्या नहीं करना चाहता और क्या करना चाहता है, ऐसी एक्टिविटीज का ध्यान रखें, उनमें ध्यान वैसी एक्टिविटीज करें। और ये अगर ऐसा करते हैं तो बच्चे में सुधार आने की संभावनाएं बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अंत में कहूंगा, ऐसे बच्चों को जिनके बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को सफर कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स को ये अच्छे से समझना चाहिए कि ऐसे बच्चों को सुधारने का पहला तरीका उनके घर में है, उनके द्वारा है। तो उनको ही पहला प्रयास करना होगा, उनको ही पहली शुरुआत करनी होगी, प्रॉपर ध्यान देना होगा, अटेंटिवली उन पे पूरा फोकस करना होगा, ताकि उनमें सुधार की गुंजाइश हो सके और वो अपने बहुत से काम खुद करने की स्थिति में आ सकें। तो मेरा आज का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।